अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां न्यूयॉर्क में जुमेरात की रात और सितंबर की 18 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुम्मतुल मुबारक की सुबह और सितंबर की 19 तारीख है। नादरीन, आज बात वही मशरक़ वस्ता पर करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाए जाने वाले जो दिफाई मुआहदा है, उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसके ऊपर अब थोड़ा रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है इंटरनेशनली। तो उस पर थोड़ी बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्या वाकई मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदल गया है या बदल रहा है। और ये कि क्या इस जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो पैक्ट हुआ है, इसके अंदर मजीद ममालिक भी शामिल हो सकते हैं, क्या ऐसी खबरें भी हैं। इस पर बात करेंगे। लेकिन आज के मौदूआत की जाने पड़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं जो मेन मौजू है उसकी जानिब बढ़ने से पहले मैं थोड़ा जिक्र पाकिस्तान का करूंगा। आज बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ है। वहाँ जो चमन स्पिन बल्ताक की जो सरहदी राहदारी है, वहाँ पर एक धमाका हुआ है, जिसमें कि इत्तलात है कि कम से कम 6 अफराद बीच में जा बहक हुए हैं। इसी तरह केच के इलाके में एक कोई एफसी का कॉन्वॉय जा रहा था बसों में, और उसमें से एक बस को एक सुसाइड बॉम्बर ने उसको निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 2 एफसी के एहलकार शहीद हुए। लेकिन कुछ दराए जो हैं वो कह रहे हैं कि शायद इसमें इससे ज्यादा जो एफसी के एहलकार हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई है। जबकि आ, बलूचिस्तान ही में खुजदार के इलाके में मिलिट्री ने ऑपरेशन किया है, जिसमें कि 4 जो मिलिटेंट्स हैं उनके मारे जाने की इत्तला है। जबकि कलात में मंगोचर कलात का इलाका है, वहाँ पर एक जो एफसी की ही कोई चौकी थी, उस पर ग्रेनेड अटैक हुआ है, जिसमें 2 एफसी एहलकार जख्मी हुए हैं। तो यूं पूरे बलूचिस्तान में आज काफ़ी ज़्यादा खूनरेजी के वाकयात हुए हैं। वहाँ पर मामलात अभी भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर इंस्टेबिलिटी हर गुजरते दिन बढ़ती जा रही है। जबकि यहाँ न्यूयॉर्क में जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, और वो ये कि आज यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, जहाँ पर के एक करारदाद पेश की गई, जिसमें मुतालबा किया गया था कि गजा में इसराइली जो फौज की इस वक्त कार्रवाइयाँ जारी हैं उनको रोका जाए और वहाँ पर फौरन सीज फायर का ऐलान किया जाए। लेकिन इस करारदाद को अमेरिका ने वीटो कर दिया। इस करारदाद के हक में 14 वोट आए। याद रखिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। वहां पर उसके हक में 14 वोट्स आए, और एक वोट जो इसके हक में नहीं आया और जो इसके खिलाफ आया, जिसने वीटो का हक इस्तेमाल किया, वो अमेरिका था। तो यूं यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस में तकसीम जो है, ये इतनी गहरी हो चुकी है कि इससे पहले जो कतर के ऊपर हमला हुआ था इसराइल की जानिब से, वहां पर भी इसी सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद मंजूर की गई थी, जिसमें कि इस हमले की मजम्मत तो की गई थी, लेकिन इसराइल का नाम नहीं लिया गया था। और अब जब यूएन जनरल असेंबली शुरू हो रही है, तो यहाँ पर एक बार तो फिर खबरें यही हैं कि शायद यहाँ पर काफी गर्मा गर्म बहस होगी, एक ऐसे वक्त जब मशरक वस्ता तकरीबन तब्दील हो चुका है। एक तरफ इसराइल, मेरा ख्याल है कि जो बहुत सारे लोग कहते थे कि ग्रेटर इसराइल की बात करते थे, तो ग्रेटर इसराइल प्रैक्टिकली मेरा ख्याल है तश्कील पा रहा है, क्योंकि गजा का उन्होंने तकरीबन फ्लैटन कर दिया है। गजा में जिस किस्म का ऑफेंसिव इसराइली फौज कर रही है, आज उन्होंने अपने 4 फौजी भी गंवाए हैं, लेकिन वहां पर उनका ऑफेंसिव जारी है, और उसमें तक 64,000 से ज्यादा फलस्तीनी जो है वो शहीद हुए, जिनमें अक्सरियत बच्चों और खवातीन की है। लेकिन ये ऑपरेशन भी नहीं रुक रहा, और अमेरिका की जानिब से इस सिलसिले में इसराइल को पूरी हिमायत हासिल है। मुझे लगता है कि इसी की वजह से जो इस वक्त मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहे हैं, उसने अमेरिका को और दुनिया को और अरब दुनिया को और मुसलमान दुनिया को, या मैं मुसलमान दुनिया नहीं, मुसलमान अक्सरियती ममालिक की को, इनसे इनमें काफी ज्यादा खलीज बढ़ा दी है। स्पेशली अमेरिका और जो अरब ममालिक हैं उनके दरमियान खलीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसी तनाजुर में जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा तय पाया है, उसको देखा जा रहा है। इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्री हो रही है। मैं इस पर आज बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम मौजू है, और इसकी जो इसका जो इम्पैक्ट है
وہ اس پورے ریجن پر نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ اس کا امپیکٹ عالمی سیاست پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت دو چیز تین چیزیں، ایک تو میں ریئیکشن پر بعد میں آؤں گا۔ سب سے پہلے میں اس بیان کا ذکر کروں گا جو کہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف سے منسوب کیا گیا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بات ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو سیکورٹی کا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، کیا اس میں مزید ممالک شامل ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ فی الحال میں پری میچورلی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ دروازے بند نہیں ہوئے، یعنی وہ اس پاسبلٹی کو مکمل طور پر رد نہیں کر رہے کہ اس میں مزید شامل ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہاں پر دو قسم کی نہیں بلکہ کئی اقسام کی خبریں چلتی ہیں جس میں ڈس انفارمیشن بہت زیادہ حاوی ہوتی ہے، وہاں پر غلط اطلاعات بھی ہوتی ہیں جن کو پھر لوگ بلا سوچے سمجھے ان کو آگے بھی پھیلا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے کئی ملکوں کے نام لیے جا رہے ہیں، کم از کم دو ملکوں کا نام بہت ایکٹیولی لیا جا رہا ہے کہ شاید وہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو یہ دفاعی معاہدہ ہے اس میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اور شاید ان میں ایک آدھ کا یہ بھی ذکر ہے کہ شاید وہ عرب ملک نہ ہو۔ وہ کون سا ملک ہوگا بھی بہت سارے سوالات ہیں، لہذا اس پر میں کوئی قیاس نہیں کروں گا، لیکن میں صرف اور صرف جو سوشل میڈیا میں نے دیکھا وہ بتا رہا ہوں، لیکن میں نام اس سے نہیں لوں گا کہ وہ قیاس میں آئے گا۔ میرے پاس کوئی کنفرم خبر نہیں ہے تو میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن کم از کم دو ملکوں کا نام بڑا ایکٹیولی لیا جا رہا ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ خواہش رکھتے ہیں، اور ان کے اندر یعنی ان کی جو اپنی اسٹیبلشمنٹس ہیں وہاں پر اس بات پر بڑا سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے کہ وہ اس ڈیفenس پیکٹ کا حصہ بن جائیں۔ چونکہ کل میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ جو رائٹرز اور دوسرے جو نشریاتی اور خبری ادارے ہیں ان کی جانب سے جو خبریں آئی ہیں ان میں سعودی آفیشلز کو کوٹ کر کے کہا گیا ہے کہ یہ یعنی آل انکمپاسنگ، یعنی جنگ سے متعلق جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ تمام کے تمام اس معاہدے میں شامل ہیں، یعنی وہ یہ نہیں رول آؤٹ کر رہے کہ اس میں پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کو کوئی نیوکلیئر امبریلا نہیں فراہم کیا گیا، وہ اس کو نہیں یعنی وہ اس کو ڈینائی نہیں کر رہے۔ اور ساتھ ہی سعودی عرب جو ہے یعنی امریکی میڈیا میں اب اس پر اچھی خاصی بحث چل رہی ہے، تو میں امریکی اور برطانوی میڈیا میں تو امریکی میڈیا میں آج وال اسٹریٹ جرنل میں ایک کافی لمبی چوڑی خبر چھپی کہ جس میں کہا گیا کہ کس طریقے سے امریکہ عربوں کا اعتماد کھو رہا ہے۔ امریکہ نے کئی دہائیوں تک ان عرب ممالک کو ایک حفاظتی چھتری فراہم کی، لیکن غزہ کی جنگ سے جب سے شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے اب تک اس اعتماد میں کمی آ رہی ہے، اور وہ اعتماد جو 9 ستمبر کو اسرائیل کی جانب سے قطر پر دوحہ پر حملہ ہوا تو اس کے بعد اس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اور اسی لیے امریکی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ صدر ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو سے بالکل خوش نہیں ہیں، بہت زیادہ ناراض ہیں ان سے، لیکن ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ اگر کوئی تبدیلی آتی تو پھر آج یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں وہ نظر آتی، لیکن امریکہ نے ایک مرتبہ پھر وہاں پر جو قرارداد لائی گئی اس کو ویٹو کر دیا۔ یہ میرا خیال ہے چوتھی یا پانچویں، کم از کم 4 مرتبہ ابھی تک امریکہ ایک قسم کی قراردادیں ویٹو کر چکا ہے۔ اور ساتھ جو سعودی عرب ہے اس کے اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بھی کافی زیادہ رپورٹس وہ یہ ہیں کہ 2019 سے بنیادی طور پر سعودی عرب میں کچھ ابہام پایا جاتا تھا، کچھ وہ لوگ امریکہ کے حوالے سے شاکی تھے کہ امریکہ ہماری شاید پوری طرح سے مدد نہیں کرے گا۔ اور پھر اسی لیے محمد بن سلمان نے جو امریکہ کو یہ تجویز دی کہ سعودی عرب آپ کے ساتھ ایک لانگ ٹرم سیکیورٹی اگریمنٹ کرنا چاہتا ہے جس میں کہ امریکہ سعودی عرب کی حفاظت کا ضامن ہوگا، اور یہ کہ جو سعودی عرب کا ایٹمی پروگرام ہے اس کو بھی ڈیولپ کرنے میں امریکہ سعودی عرب کی مدد کرے گا، لیکن وہ ایگریمنٹ آج تک نہیں ہو سکا۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ اعتماد کا فقدان ہے، اور جو قطر کے ساتھ ہوا اس کے بعد جو تھوڑا بہت اعتماد رہ گیا تھا اس کو مزید دھچکا پہنچا، اس کو مزید نقصان پہنچا۔ اسی لیے فائنینشل ٹائمز آج یہ رپورٹ کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے امریکہ کو شاید مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنے سے پہلے اعتماد میں نہیں لیا تھا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے جب یہ معاہدہ دستخط ہو گئے اس کے بعد پھر باضابطہ طور پر سعودی عرب نے امریکہ کو مطلع کیا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے ان کو نہیں بتایا گیا تھا کیونکہ سعودی عرب کا جو اعتماد کا حال ہے وہ یہ ہے۔ اور ساتھ ہی سعودی عرب جو ہے وہ یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بگاڑے نہ، یعنی
बहुत सारे लोगों का यह ख्याल है, जिनमें सदर ट्रंप भी शामिल हैं, कि शायद सऊदी अरब अब इसराइल को बाकायदा तौर पर माने, उनको रिकग्नाइज करे, और उसके बाद फिर आगे बात चले, यहाँ पर एक परमानेंट पीस आए। लेकिन सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर इस बात का इरादा किया कि जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी, हम इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करेंगे। और उसकी वजह से ये जो तकसीम तफरीक और इख्तलाफ है, ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और एक ऐसी जानिब जा रहा है कि जहां पर अब इत्तलात ये हैं, यानी ये वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ये यानी पाकिस्तानी या अरब मीडिया नहीं रिपोर्ट कर रहा, बल्कि वेस्टर्न मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि शायद ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो पैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, इसमें मजीद जो ममालिक हैं वो शामिल भी हों, क्योंकि इसकी जो बुनियादी शिक है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा, इसको जो है उस नेटो की जो आर्टिकल 5 है उससे उसको तशबीह दी जा रही है कि जिस तरह नेटो का इत्तेहाद है, इसी तरह का यह इत्तेहाद बन सकता है, और इसमें अगर मजीद मुसलमान ममालिक शामिल हुए तो यहाँ पर दुनिया का नक्शा बदल सकता है, मिडल ईस्ट का तो छोड़ें। और इसमें जो अमरीकी मीडिया जिस तरीके से इसको इसने रिपोर्ट किया है, मैं उसकी कुछ तो एक झलक आपके सामने पेश करता हूँ। सीएनएन का कहना है कि ये एक शिफ्ट है स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में, यानी सऊदी अरब का जो इस इलाके में जो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उसकी पॉलिसी है, उसमें ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। और इसकी सबसे बड़ी जो बुनियादी जो एक उसका एक बुनियादी जुज है, वो ये है कि अमेरिका पर मुकम्मल इक्तफा नहीं करना, बल्कि अब सऊदी अरब अपनी जो सलामती के लिए दूसरे ममालिक के साथ इसी किस्म के इत्तेहाद करना चाहता है, जिससे उसने पाकिस्तान के साथ किया। क्या ये दूसरे ममालिक के साथ भी ऐसा करेगा? आई एम नॉट श्योर, लेकिन कम अज कम पाकिस्तान के साथ जो है, इसकी जो इसका जो असर है वो अब हर जगह नजर आ रहा है। इसी तरह वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं, इसराइली जो हमले हैं उसके उसके दौरान बहुत ज्यादा अहम है। और ये कि इस इलाके में अमरीकी अफवाज भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के पास जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसको इन अफवाज पर या अमरीका पर एतमाद उतना नहीं रहा जो इससे पहले था। और अल जजीरा कह रहा है कि जो ये एग्रीमेंट हुआ है, उसकी बड़ी वजह इस खत्े में ममालिक की जो उनके अंदर जो एंग्जाइटीज हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक तशवीश पाई जाती है दोहा के ऊपर हमले के बाद, कि शायद उनके वो दोस्त जो अपनी दोस्ती का बहुत ज़्यादा यानी ऐलान तो करते हैं, प्रचार तो करते हैं, लेकिन शायद उसका वो भरम नहीं रख रहे। जबकि रॉयटर्स कह रहा है कि ये एक ऐसा मुआहदा है कि जिसमें जितने भी जंगी असला है, जिसमें न्यूक्लियर हथियार भी शामिल हैं, शायद ये वो भी इसमें शामिल है, यानी न्यूक्लियर छतरी पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फराहम की है। वो कहते हैं कि ये इसलिए कि जिस तरह सऊदी ऑफिशियल ने कहा कि इसके ऊपर कई सालों तक इसका जो इस मुआहदा है, इसके स्कोप पर बातचीत होती रही है, तो इसलिए ये एक पॉसिबिलिटी है। याद रखिए कि इस मुआहदे के जुजियात या इसकी डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई, तो लिहाजा हम कोई कयास नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ, ताकि कोई मिसलीड ना हो। साथ ही यहाँ पर अमेरिका का एक और काफी बड़ा ब्लॉग है, मून ऑफ एलाबामा। वहां पर लिखा गया कि ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस है, यानी अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब लगता है कि अमेरिका से दूर जा रहा है। भारत की जानिब से भी ऑफिशियली रिएक्शन आया है। मेरे ख्याल में भारत का रिएक्शन इंतहाई कैलिब्रेटेड और मोहतात है, बहुत मोहतात है। भारत के जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसके तर्जुमान हैं, रणधीर जायसवाल, उनका कहना है कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई माहे पर दस्तखत की रिपोर्ट्स देखी हैं। हुकूमत को इल्म था, यानी भारत को इल्म था, कि पेशरफ्त जो दोनों मुल्कों के दरमियान तवील अरसे से मौजूद इंतजाम को बाजाब्ता, यानी जो सिक्योरिटी का इंतजाम है उसको बाजाब्ता शक्ल देने की है, इस पर बातचीत कई काफी अरसे से इस पर गौर खौज जारी था। लिहाजा भारत कह रहे कि हमें इसका पता था, और हम इस पेशरफ्त का जायजा हमारे कौमी सलामती के साथ साथ इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के पर असरात के तनाजुर में लेंगे। तो भारत इसको बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहा है, उसको देख रहा है, उसकी जो उसका असरात हैं उनको भी देख रहे हैं। और ये कि भारत जो है वो अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और हर शोबे में जामे कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए के अज़म पर जो है वो कायम रहेगा। तो ये भारत जो है वो भी उसका बड़ा कैलकुलेटेड वजह यह है कि सऊदी अरब के साथ भारत के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब भी ये मानता है और भारत भी ये मानता है। इसीलिए भारत का जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड है, लेकिन हर एक का ये कहना है कि शायद
इस ये जो मुआहदा हुआ है, इसने भारत को डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा बड़ा धचका दिया है। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब के साथ भारत के ताल्लुकात की नौयत, जिस तरह मैंने कल आपको एक वीडियो भी दिखाई थी कि जब मेरा ख्याल है अप्रैल में, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरब गए, उनका इस्तकबाल बिल्कुल तकरीबन ऐसा ही हुआ था जैसा शहबाज शरीफ साहब का था। मेरा ख्याल है उनका शहबाज शरीफ साहब का थोड़ा ज्यादा था, लेकिन नरेंद्र मोदी को भी बहुत ही यानी कि रेड कारपेट वेलकम दिया गया था। तो 2019 से जो डिप्लोमेटिक मेहनत नरेंद्र मोदी ने की थी, मुझे लगता है कि इस मुआहदे की वजह से वो मेहनत उनकी जाया गई। क्योंकि अब भारत अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी जारियत करेगा, क्योंकि भारत में जब इलेक्शंस का मौसम आता है तो ये वही मौसम होता है कि जब पाकिस्तान में आम राय यही पाई जाती है कि लोगों को जो है ज्यादा उनको यानी मुतनफिर करके और कोई ऐसा माहौल, जंगी माहौल बनाया जाए जिससे कि पाकिस्तान पर हमला करके इलेक्शन जीते जाएं। लेकिन अब अगर भारत ऐसा करेगा तो उसको पहले 10 मरतबा सोचना पड़ेगा, न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की जो दिफाई कुव्वत है उसके हवाले से, बल्कि सऊदी अरब की मौजूदगी के हवाले से भी। जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी आज एक काफी लंबा चौड़ा मजमून छापा है, और वो कहते हैं कि ये जो जिस तरीके से सऊदी अरब अमेरिका से दूर हुआ है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है। और अमेरिका जो है वो सऊदी अरब को वो गारंटीज पर पूरा नहीं उतरा जो इसे बार बार दे चुका है। और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वो सऊदी अरब को एक बहुत बड़ी ताकत फराहम कर रहे हैं। सऊदी अरब न्यूक्लियर ताकत तो नहीं बना, लेकिन सऊदी अरब एक न्यूक्लियर ताकत का साथी बन चुका है, जिसमें कि वो न्यूक्लियर या वो एटमी कुव्वत जो है वो किसी भी जंग की सूरत में सऊदी अरब के साथ खड़ी होगी इस मायदे की रूह से। इसलिए इस इलाके का नक्शा जो जो है वो काफी हद तक बदल चुका है। अभी इसके ऊपर कुछ प्रॉक्सी जंगें भी होंगी, मेरा ख्याल है प्रॉक्सी मामलात काफी बढ़ेंगे, और उसके ऊपर मैं बाद में जिक्र करूंगा। लेकिन जेरूसलम पोस्ट में भी आज एक बड़ा दिलचस्प आर्टिकल छपा है, और वो कहते हैं कि जी इसमें तशवीश भारत में भी है और तशवीश बेसिकली इसराइल में भी है। वो कहते हैं भारत में तशवीश इसलिए है कि अब पाकिस्तान ज्यादा जो है वो ताकतवर होकर सामने आया है। क्योंकि अब भारत उस किस्म के हमले जब करेगा, जैसा मैंने आपको अभी अर्ज भी किया, तो उनको पहले सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो सऊदी अरब की मौजूदगी में भारत कोई भी ऐसा कदम उठाएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। याद रखिए कि लास्ट ईयर भारत ने सऊदी अरब से कोई 30 अरब डॉलर से ज्यादा का तेल खरीदा था। तेल का बड़ा सप्लायर है, तो यकीनन भारत के लिए यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं। साथ ही इसराइल के लिए भी वो कहते हैं कि चूंकि यहाँ पर एक न्यूक्लियर ताकत, एक एटमी कुव्वत जो है वो पहुंच चुकी है इस खत्ते में। जिस तरह मैंने कल जिक्र किया था कि एटमी कुव्वत का हामिल पाकिस्तान जो है वो बाकायदा मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है, स्पेशली जो जियो स्ट्रेटेजिक और जो जो ओवरऑल सिक्योरिटी की सिचुएशन है, उसमें कोई एक्टिव रोल तो नहीं होगा उसका, लेकिन उसका रेटरिक जरूर होगा। उसका जो ताकत का जो न्यूक्लियर मसल है, वो कहीं ना कहीं यानी पाकिस्तान फ्लेक्स तो नहीं करेगा, यानी पाकिस्तान किसी को ये धमकी तो नहीं देगा कि हम एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की ये अहलियत ही बहुत सारे ममालिक को मोहतात रहने पर मजबूर करेगी। जबकि इसराइल का ये अखबार यानी जेरूसलम पोस्ट कहता है कि लगता है कि सऊदी अरब ने दो काम किए। एक ये कि सऊदी अरब ने अभी तक इस बात से इनकार नहीं किया कि हम इसराइल के साथ बाकायदा ताल्लुकात नहीं कायम करना चाहते, गोया वो जो दरवाजा है वो अभी भी खुला है। और दूसरा ये कि सऊदी अरब ने एक और काम ये भी किया कि अपनी हिफाजत के लिए उसने पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ जो है इत्तेहाद करके एक ऐसा पैगाम दिया है कि अब वो ताकतवर भी है और अपनी चॉइसेस को ज्यादा खुले तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। गोया इस मुआहदे ने इस खत्ते की सियासत और यहाँ पर जो सिक्योरिटी की एनवायरनमेंट है उस पर इसका काफी ज्यादा असर होगा। इसी तरह जो सदर ट्रंप हैं, उनका भी गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान एक बयान एक मरतबा फिर आया बगराम एयरबेस के हवाले से, कि वो कहते हैं कि हम बगराम एयरबेस को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तालिबान इसके लिए तैयार होंगे? याद रखिए कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान हालिया दिनों में राब्ते बढ़े हैं, और मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगे। न सिर्फ अमेरिका के राब्ते बढ़ेंगे बल्कि भारत के राब्ते भी बढ़ेंगे। क्योंकि आज यूनाइटेड नेशंस में भारत के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने वहां पर तकरीर करते हुए तालिबान के ऊपर सैंक्शंस खत्म करने का भी मुतालबा किया है। तो भारत भी अपनी जो पोस्चरिंग की जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा है, और इसको थोड़ा ज़रा जूम आउट करके आप देखें तो ओवरऑल इलाकाई तनाजुर में जब आप देखें तो लगता यह है कि यहाँ पर शायद हालात पाकिस्तान यानी साउथ एशिया में भी हालात मुझे लगता है कि बदलने वाले हैं। इन पर इसका जरूर असर होगा। किस हद तक होगा ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।